मेष लगन में सूर्य प्रथम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोगों ने सूर्य से लेकर शनिदेव तक की चर्चा मेष लगन में सब कंप्लीट कर दी है। सब पाठ आपको पोस्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं वृष लगन की। तो जिसका भी वृष लगन है, मतलब लग्न कुंडली में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृष लगन है। और वृष लगन के हिसाब से जब ज्योतिष के पाठ चालू किए थे इस चैनल में, तो सब राशियों के हिसाब से, लग्नों के हिसाब से पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अभी केवल लग्नों के हिसाब से ग्रहों के फलों की चर्चा हो रही है। तो वृष लगन में अगर सूर्य देव प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा कि पाठ का नियम है, और हो सकता है अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हो तो आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन जो भी नए जुड़े हैं, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में आप चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। कोशिश यही है कि आपको वो ही ज्ञान प्राप्त हो और वैसे ही शब्दों के द्वारा हो जो शब्द हम लोग रोज़मर्रा की भाषा में समझ सकते हो, आसानी से समझे, आसान शब्द हो और सही तरीके से बताने की कोशिश। अगर कुछ भूल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसी जगह में वो कमेंट करें। हमारी कोशिश यही है, अभी तक तो 100% कमेंट का आंसर देते हैं। और अगर कमेंट कुछ ऐसा है जिसको शब्दों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए वीडियो भी अलग से पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, प्रथम भाव में अगर हम लोग बात करें वृष लगन की, तो वृष राशि है। और वृष राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो प्रथम 3.20 डिग्री तक मकर का नवमांश रहेगा, 6.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा और 16.40 डिग्री तक वृष राशि, वृष का ही नवमांश रहेगा। तो ये नवमांश आपका वर्गोत्तमी हो जाता है। प्रायकर सब पाठों में बता रहे हैं, वर्गोत्तमी नवमांश नीच का हो, उच्च का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, हमेशा योग कारक होता है और आपको अच्छे ही फल प्राप्त करवाता है। 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा और 30 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा। तो बात करते हैं अंश बल की। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था और 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। अब अगर आपका सूर्य देव वृष राशि में, वृष लगन में पहले भाव में हो तो कैसा फल प्राप्त हो सकता है। तो ग्रहों के विषय में अगर आप शुरू से वो पाठों को सुनते आ रहे हैं जो मेष लगन के हमने दिए, तो शायद आपको पता भी होगा कि प्रथम भाव में चाहे आपका लग्न कोई भी हो, मेष, वृष, मिथुन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सूर्य देव प्रथम भाव के कारक होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, जब पाठों का समापन हो जाएगा सबका, तो डिटेल में फिर कारकों के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भी बहुत से पाठ हैं जो ज्योतिष शास्त्र में जरूरी है पढ़ना, लेकिन अगर हम लोग शुरू से पढ़ें उस चीज़ को और सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसकी चर्चा हो और उसको समझने की कोशिश करें, तो फिर एकदम गहरे नॉलेज में जाना बहुत आसान हो जाता है। डीप कोई भी चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो नॉर्मल नॉलेज है, जिसके पाठ हम लोग बहुत पहले, साल भर पहले ही हमने चर्चा की थी और वो पाठ भी हमारे पोस्ट किए हुए हैं। और आज उन्हीं पाठों को रूपांतर करके कुछ अच्छे से और ज़्यादा डीप नॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं। सूर्य प्रथम भाव में होने से, प्रथम भाव मतलब आपका मस्तिष्क, आपका पूरा शरीर,
आप जीवन में क्या करेंगे, क्या प्रारब्ध लेके आएंगे, किस तरह का आपका स्वभाव रहेगा, किस तरह का आप आचरण करेंगे, किस तरह के परिवार से आप कनेक्ट हैं, यह आपकी कुंडली बताती है। और कुंडली से ज़्यादा आपका प्रथम भाव इन सब चीज़ों का अगर स्टडी करने जाए, प्रिडिक्शन करने जाए, तो उससे पता चलता है। बाकी ग्रहों का अपना एक नज़रिया है, उनका अपना एक फल है। उन फलों को प्राप्त करके संपूर्ण फलादेश जब जानने का कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ उसके अच्छी प्रिडिक्शन के नज़दीक पहुंचाते हैं। अगर एक एक ग्रहों को भी जाने और उसको गहरे से अध्ययन करें तो हम लोग उसको सम्मिलित प्रिडिक्शन बना सकते हैं। अब सूर्य अगर प्रथम भाव में होता है तो वृष राशि पे होता है, वृष लग्न में, और वृष राशि का स्वामित्व राशियों के हिसाब से शुक्र देव को प्राप्त है। शुक्र मतलब आपकी लग्जरी, शुक्र मतलब आपके सुख, शुक्र मतलब आपका शुक्र तत्व, जिसके द्वारा इंसान अपने शरीर को एनी टाइम निरोगी रखता है। कोई भी बीमारियां हो, कोई भी तकलीफ हो, शरीर में कोई भी पीड़ा हो, अगर आपका शुक्र तत्व शुक्र तत्व अगर आपका स्ट्रोंग हो, अगर बलवान हो, तो ये सब की पीड़ा, चाहे बीमारी हो, चाहे स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो, वो सब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि कारक शुक्र है और उसी शुक्र तत्व को अगर हम लोग व्यय करते, 12वां स्थान, उसको खर्च करते, काम और भोगों में लगा दे, तो फिर वो प्रथम भाव हम लोगों का खराब हो जाता है। मतलब आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर रोगी हो जाएगा, स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी। तो आपको अपनी कुंडली में वृष लगन वालों को शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र आपके छठे स्थान का भी स्वामी वृष लगन में। और छठा स्थान जैसे रोग, शत्रु, ऋण, ऐसी बहुत सी चीज़ें, स्ट्रगल छठे स्थान से हम लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी वृष लगन में शुक्र योग कारक होता है। क्यों? लग्न का स्वामी, और लग्न का स्वामी हमेशा कारक होता है, हर चीज़ों के लिए कारक होता है। आप व्यापार के संबंध में, आप अपने शरीर की खूबसूरती के संबंध में, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के संबंध में, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने शरीर की सुंदरता से सामने वाले को हिप्नोटाइज्ड करने में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपके लग्न में वो, तो जब शुक्र की बात करेंगे, शुक्र ग्रह की बात करेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही सूर्य की। सूर्य अगर वृष लगन में प्रथम भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं? प्रथम भाव शुक्र की राशि, और सूर्य यहाँ पे वृष लगन में चतुर्थ भाव का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। मतलब सिंह राशि आपके चतुर्थ स्थान में, माता, भूमि, भवन और कुछ आपका हार्ट से संबंधित, आप किस तरह के हृदय के स्वामी होंगे। सूर्य मतलब प्राण शक्ति, आपकी शारीरिक ऊर्जा, मस्तिष्क की ऊर्जा, आपकी आत्मा की ऊर्जा अगर लगन में विराजमान हो तो कारक सूर्य प्रथम भाव के होते। तो यहाँ पे आपके शारीरिक स्वास्थ्य में, शारीरिक बल में, आपके देखने की दृष्टि में, आपके अपने मतलब जो रोबिला, रुआबदार जिनको बोला जाता है चेहरा होता है, कुछ इस तरह का कि बार बार देखने का इच्छा करे, इस तरह का चेहरा होता है। कुछ गेहुआपन, प्योर वाइट नहीं होगा क्योंकि सूर्य देव वृष लगन में है, तो कुछ मिश्रित होगा, गेहूं जैसे रंग का चेहरा होगा, और सुंदर होगा आदमी, लंबा कद होगा। बलिष्ठ या नहीं होगा या मोटा होगा, ये बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सूर्य आपको मोटा नहीं करता है, सूर्य आपको स्लिम करता है, न मोटा करता है न पतला करता है। एक अच्छी हेल्थ और अच्छा शरीर सूर्य के द्वारा प्रदान होता है। आंखों में विशेष आकर्षण होता है। हमेशा अपने रुआबदार चेहरे की वजह से, अपने विल पावर की वजह से, अपने आत्मशक्ति की वजह से हमेशा चेहरे पे संतुष्टिपन, या मतलब सामने वाला जैसे देखते ही आपसे प्रभावित हो, कुछ इस टाइप का सूर्य देव का फल यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य देव यहाँ से सप्तम स्थान को देखेगा, वृश्चिक राशि को। तो वृश्चिक राशि को देखने की वजह से यहाँ पत्नी से अनबन, और मंगल कैसी पोजीशन में है उसका अपना एक अलग इफेक्ट आएगा। लेकिन आपके तेज को नहीं संभालने की वजह से आपके पत्नी को कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे प्रदान होगी।
चाहे विचारों का आदान प्रदान कम हो, चाहे आपके मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं मतलब बल हो, चाहे आपका प्रभाव हो, चाहे समाज में आपका नाम हो, और पत्नी कुछ अलग स्वभाव में या अलग काम में अगर आपको मिल जाए, उसी के समकक्ष शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से अगर बली नहीं हो, तो अपने आप को हीन समझने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से आपका ट्यूनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मंगल है वृश्चिक राशि का स्वामी, तो अगर मंगल बलवान हो तो आपके समकक्ष मिलेगी, आपके अनुरूप मिलेगी, और आपके कार्य के सिद्धि के लिए हमेशा वो तत्पर रहेगी। आपके कामों में हाथ बढ़ाएगी, आपके व्यापार में हाथ बढ़ाएगी, और आपके ही समकक्ष, चाहे सुंदरता हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे दिमाग की वो जो बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, सब चीज़ आपके अनुरूप, आपकी तरह अगर मंगल बलवान हो तो यहाँ पे प्राप्त होगी। बाकी चीज़ें नवमांश कुंडली के ऊपर आधारित है। लेकिन अगर सूर्य वृष राशि पे है तो यहाँ पे नक्षत्रों का एक बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 10 अंश तक होने से सूर्य अपने ही कृतिका नक्षत्र में रहेगा। तो आपका स्वभाव कुछ क्रूरवर्ती, कुछ मतलब इस तरह का कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप शारीरिक बल या आत्मबल की वजह से हमेशा सत्य का पक्ष लेना, सही आदमियों के साथ खड़ा होना, चाहे वो आर्थिक स्थिति या पारिवारिक या सामाजिक स्थिति से किसी भी तरह का हो, लेकिन आप उसके साथ जुड़ जाएंगे और आप उसका फेवर लेंगे अगर वो सही है तो। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आने से सूर्यदेव कुछ कूल हो जाएंगे। अगर चंद्रदेव के नक्षत्र में है तो चंद्रमा का पोजीशन तो आपको देखना ही है, लेकिन फिर भी अगर सूर्यदेव चंद्रदेव के नक्षत्र में है तो सूर्यदेव फिर चीज़ों को समझने में थोड़ा मतलब दिमाग की गर्मी को शांत करने का जरिया समझ सकते हैं आप, कि आप तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, शीघ्रगामी नहीं होंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे, खुद भी ठंडे दिमाग के होंगे, बहुत अच्छे से निर्णय करेंगे कि किसी का कोई तकलीफ भी नहीं हो। लेकिन बात जहाँ परिवार की आ गई, बात जहाँ अपने परिवार की आ गई, अपनी माता की आ गई, अपनी संपत्ति और ज़मीन जायदाद की आ गई, अपने पारिवारिक जितनी भी पृष्ठभूमि है उसके ऊपर आ गई, तो फिर आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। डर भय जैसी चीज़ प्रथम भाव में अगर सूर्य हो किसी के तो उसको नहीं लगता है, कोई भी चीज़ से नहीं डरते। हाँ, बुरे कर्म हो, बुरा आचरण हो, झूठ की प्रवृत्ति हो, झूठ बोलने वाले के साथ में जाना हो, इन सब चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे। और कोई कारणवश, संस्कारवश, वर्तमान के कर्मों की वजह से अगर जस्ट अपोजिट हो जाए इंसान कि अपना काम निकालने के लिए सब कुछ करे, क्योंकि यहाँ पे वृष राशि वैश्य वर्ण को निर्धारित करती है और स्थिर लगन है, तो आदमी व्यापारी होगा। पृथ्वी तत्व है तो आदमी भोगी होगा। जो भी धन संपदा हो या शरीर के लिए जो सुख होने चाहिए वो हो, पृथ्वी तत्व वो सबको इंगित करता है। अगर उस लेवल में आ जाए आदमी तो फिर यहाँ पे सूर्य का फल थोड़ा अलग टाइप से देखने को नजर आएगा। अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए फिर आप उस टाइप की ट्यूनिंग या उस टाइप के कामों में रुचि लेना, अपने भवन और भूमि को बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें भी वृष लगन में सूर्य होने से प्राप्त होगी। बाकी ग्रहों का अपना इफेक्ट है, सूर्य या मंगल या बाकी ग्रह कैसे विराजमान है आपकी कुंडली में, लेकिन सूर्य होने से सबसे अच्छा प्लस पॉइंट, चाहे कोई भी लगन हो, चाहे नीच के हो चाहे उच्च के हो। एक चीज़ बहुत सी कुंडलियों में हमने देखी है जो शायद आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, आदमी का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है, दुबला पतला हो सकता है लेकिन रोगों से कुछ दूरी रहती है वनिस्पत आम आदमी की। ऐसे आदमियों का विल पावर भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, मतलब कोई भी काम करने का जो अंदर में जो प्रेरणा और साहस होता है वो ज़बरदस्त मात्रा में होता है। वो किसी भी काम से घबराते नहीं है जनरली, और मेहनत करने में, अपने कामों को कंटिन्यूअस करने में डिले नहीं करते। कोई भी काम उनको बताया गया है या वो कोई काम में लगे हैं तो वो कंटिन्यूअस उसको करते रहेंगे, क्योंकि शरीर भी उनका साथ देगा
उसका दिमाग भी प्रोएक्टिव होगा, मतलब पहले से ही वो इस तरह से उनका दिमाग रहता है कि वो बोलने के साथ साथ उस काम में लग जाते हैं और कंप्लीट उसको करते रहते हैं, कंटिन्यूअस उस काम में लगे रहते हैं, मतलब हार नहीं मानते जब तक कंप्लीट नहीं होता है। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ किसी दूसरे की वजह से, तो फिर उनके दिमाग को शांत करना बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने कोई काम चालू किया और कोई दूसरा आके, चाहे परिवार का हो, चाहे जहाँ सर्विस कर रहे हैं वो हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें किसी स्टाफ की वजह से, कोई त्रुटि की वजह से कुछ हो गया, तो फिर इनका पारा गर्म हो जाता है, फिर इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर मंगल देव की पोजीशन भी बहुत स्ट्रोंग है तो फिर मतलब वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि सूर्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सूर्य हमेशा अपने आत्मबल के ऊपर निर्भर रहता है और चीज़ों को समझता है, भूल होने से भी उसको सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी कोई क्रूर ग्रह का अगर साथ मिल जाए तो फिर अलग लेवल में सूर्य का फल मिलता है। यहाँ पे आदमी बहुत फेमस होता है, बाकी ग्रहों का साथ मिले तो धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है और सूर्य की तरह जस्ट ब्राइट होता है। अपना नाम होता है, चाहे अपने समाज में हो, अपने परिवार में हो, एक अच्छी श्रेणी में नाम होता है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। अगर सोशल मीडिया में है या और भी कोई राजनीति के क्षेत्र में है तो भी बहुत नाम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि काम करने की प्रेरणा या ऊर्जा इन लोगों के अंदर बहुत मात्रा में होती है। अपना स्थान है, चतुर्थ स्थान है, माता से विशेष स्नेह रहते हैं, लेकिन माता से कुछ दूरी हो सकती है, अपने कामों की वजह से हो, व्यापार की वजह से हो, वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ दूर रहना पड़ता है। इनके जन्म होने के बाद में भी परिवार का ग्रोविंग हो, पिता का ग्रोविंग हो, या अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो, या फिर भूमि भवन वाहन ये सब में बढ़ोतरी हो, वो सब चीज़ें इनके साथ होती है। इनके खुद के भी जब ये कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, इनके खुद के द्वारा भी होती है और इनके जन्म लेने के बाद में उस परिवार में भी होती है। तो ऐसे कुछ फल जो पुस्तकों के द्वारा भी आपको बताए गए और जो अभ्यास के द्वारा हमको मिले वो भी हमने आपको बताए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका अध्ययन किस तरह से करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के विषय में जब फलादेश करना हो तो सबसे बड़ा है अपना बुद्धि और विवेक, और जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसके बारे में कितना जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ लेके उसका फलादेश बताने का कोशिश करने लगते हैं या बताने लगते हैं। ये हमारी नज़र में बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जन्म पत्री और जन्म कुंडली स्थान, काल और संस्कार, इन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करती है फल बताने के लिए, कि जातक किस तरह के कर्म कर रहा है, कैसे परिवार से कनेक्ट है और किस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है और वर्तमान में वो कहाँ रह रहा है, क्या चीज़ का काम कर रहा है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अगर किसी बच्चे का बताना हो तो फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि और माता पिता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही सूर्य वृष लगन बहुतों का हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इंसानों का हो सकता है, सबका फलादेश सेम नहीं हो सकता। तो इसी आशा के साथ कि आप किसी का भी फल बताएं, उसके पहले अपने बुद्धि और विवेक और अभ्यास को पुष्ट करें, उसके बाद में कुछ बोलने का कोशिश करें। और प्रार्थना ये है कि जब भी आपको कुछ बुरा नजर आए, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जितना दिमाग है, जितना दूर तक हम देख सकते हैं जन्म कुंडली में, वो लास्ट हो। हमसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वही चीज़ें आप अपने ऊपर भी लागू करें कि आपसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। और जन्म कुंडली के रहस्य इतने प्रगाढ़ है, इतने वर्ग विभाग है, इतना मतलब विस्तार है इस ग्रंथ का, जो जन्म कुंडली के विषय में बताया जाता है। तो अपनी बुद्धि और विवेक को लास्ट मत समझिए, बचिए किसी को बुरा बताने के पहले, क्योंकि जैसे ही हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं या बताते हैं, वो जन्मपत्री में जो शुरू में प्रस्तावना में जो लिखा रहता है श्लोकों के द्वारा, उसका फिर गलत फल हम लोगों को भी मिलता है। तो जन्मपत्री के विषय में पढ़े, समझे, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, उसके बाद में कुछ कहने का कोशिश करें। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।